सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। देखो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की अपन चर्चा कर रहे थे। इसमें अपना लेसन चल रहा है 17वां लेसन। 17वें लेसन के एक वीडियो में अपनी चर्चा हो चुकी थी जिसमें अपन ने 3 प्रश्न किए थे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं 17वां लेसन बोर्ड परीक्षा में होगा आपके 4 नंबर का। इस लेसन से बोर्ड परीक्षा में केवल 1 प्रश्न आएगा और वो अकेला कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। तो इस लेसन को अपन इस तरीके से कर रहे हैं ताकि अपने 4-4 नंबर के प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं। 3 प्रश्नों को लेकर अपनी चर्चा हो चुकी थी फर्स्ट वीडियो में। 3 प्रश्नों को लेकर ही चर्चा होगी अपनी सेकंड वीडियो में। 6 प्रश्न टोटल अपने इस लेसन के होंगे, फिर लेसन समाप्त। चलो प्रारंभ करते हैं। 3 प्रश्न पहले हो चुके थे। चौथा प्रश्न अपने दे रखा है वाणिज्यिक बैंकों के कार्य। वाणिज्यिक बैंकों के कार्य। देखो वाणिज्यिक, एक वाणिज्य मतलब व्यापार की तरह का कार्य होता है, इसलिए वाणिज्यिक शब्द लगा हुआ है। इसका ज्यादा कोई निहितार्थ नहीं है। आप ये सिंपल ध्यान रखना, अपन किसके कार्यों की चर्चा करेंगे, जो बैंक होते हैं ना उनके कार्यों की चर्चा करते हैं अपन। तो देखो सिंपल सी बात है, अपने को पता है कि जो भी हमारी बचत होती है वो बचत हम कहाँ जमा करवाते हैं, बैंक में जमा करवाते हैं, और बैंक उन जमाओं को स्वीकार करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बैंक का अपन पहला कार्य लेंगे वो लेंगे जमाओं को स्वीकार करना। मतलब हम जो जमा करवाते हैं, पैसा जमा करवाते हैं, कहाँ जमा करवाते हैं, बैंक में जमा करवाते हैं। तो पहला कार्य तो लिखेंगे अपन जमाओं को स्वीकार करना। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि अगर हमें भी कभी पैसों की आवश्यकता होती है और हमें ऋण या लोन लेना है तो हम ऋण या लोन कहाँ से लेते हैं, बैंक से लेते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होगा ऋण प्रदान करना। ये 2 सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके अलावा अपन छोटे मोटे और कार्यों की चर्चा कर लेंगे। तो वाणिज्यिक बैंक का जो पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, जमाएं स्वीकार करना। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारी जो भी बचत होती है वो हम बैंक में जमा करवा सकते हैं, लेकिन बैंक में जमा तभी करवा पाएंगे जब हमारा उस बैंक में क्या होगा, खाता होगा। अब बैंक में जो हमारा खाता है ना वो 3 प्रकार का होता है। तो चलो इसमें लिखें अपन, हमारी जो भी बचत होती है उसे हम बैंक में जमा करवा सकते हैं। बैंक में जमा करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उस बैंक में, मतलब जिस बैंक में अपन जमा करवा रहे हैं उस बैंक में हमारा क्या होना चाहिए, उस बैंक में हमारा खाता होना चाहिए। अब इसी में अपन बात करेंगे, ये जो खाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के खाते होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नाम सुनना, एक तो होता है बचत खाता, एक होता है चालू खाता और एक होता है स्थायी जमा खाता। एक एक का उल्लेख करेंगे अपन। सबसे पहला है कौन सा, बचत खाता। सामान्यतः जो साधारण जनता द्वारा या अपन कह सकते हैं अधिकांश जनता द्वारा बैंक में जो खाता खुलवाया जाता है वो कौन सा होता है, बचत खाता होता है। चाहे आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी ले लो, चाहे हम लोग ले लो, ज़्यादातर हम लोग कौन सा खाता खुलवाते हैं, बचत खाता खुलवाते हैं। इसमें नियमित रूप से हमारी जो भी बचत होती है वो हम जमा करवाते जाते हैं। इसके बदले में बैंक हमें क्या देता है, ब्याज देता है। तो इसमें बस सिंपल सी यही बात लिखनी है, अधिकांश जनता द्वारा बैंक में यही खाता खुलवाया जाता है। खाता खुलवाया जाता है। इस खाते में हम हमारी बचत जमा करते हैं। इस खाते में हम हमारी बचत जमा करवाते हैं
और इसके बदले बैंक हमें क्या देता है, ब्याज देता है। इसके बदले बैंक हमें ब्याज देता है। तो पहला खाता तो कौन सा हो गया, बचत खाता। दूसरा खाता जिसके अपन चर्चा करेंगे वो कौन सा है, चालू खाता। अब देखना चालू खाता कौन सा होता है। साधारण जनता द्वारा तो अपन ने बात कर ली कौन सा खाता खुलवाया जाता है, बचत खाता। चालू खाता व्यापारियों द्वारा खुलवाया जाता है। समझ गए बात। अब इसमें चालू खाते में क्या होता है कि व्यापारी के तो देखो जो बड़े दुकानदार या बड़े व्यापारी होते हैं उनके जैसे पर डे की प्रतिदिन 1 लाख रुपए की या 50,000 रुपए की ऐसे सेल होती है। अब वो डेली का ये तो कर नहीं सकते भाई दुकान में या कहीं भी उनके व्यापार में डेली की 1 लाख रुपए की सेल हुई तो 1 लाख रुपए घर लेके जाएंगे। इसमें तो क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बड़ा व्यापारी है, लाख रुपए डेली घर लेकर जाता है, तो कोई चोर उचक्का उससे रास्ते में पैसे छीनने की संभावना रहती है। तो व्यापारी क्या होते हैं कि प्रतिदिन अपनी जो भी बचत होती है ना वो बैंक में जमा करवाते जाते हैं। दूसरी चीज, अब इतने बड़े व्यापारी तो हर 1-2 दिन से उनको ज़्यादा रकम की भी आवश्यकता पड़ती रहती है, तो वो कभी भी निकलवा भी सकते हैं। लगभग 1-2 दिन से वो निकलवाते भी रहते हैं, लगभग 1-2 दिन से वो जमा करवाते भी रहते हैं। मतलब उनका खाता हमेशा क्या रहता है, चालू रहता है। जबकि हम तो लोग क्या करते हैं, बचत खाते में तो कोई महीने में 1 आधी बार जमा करवाते हैं। समझ गए बात। जो हमारे पास बचत होती है उस बचत को ही जमा करवाते हैं। और चालू खाते में व्यापारी लगभग जमा करवाते रहते हैं और लगभग निकलवाते रहते हैं। तो अब इसमें अपन ये लिखेंगे, यह खाता व्यापारियों द्वारा खुलवाया जाता है। इस खाते में लगभग हमेशा लेन देन चलता रहता है। अब हमेशा लेन देन चलता रहता है तो बताओ इससे बैंक वाले तो परेशान होते हैं ना। बैंक वाले एक तरह से देखा जाए तो उस व्यापारी के पैसों की सुरक्षा ही तो कर रहे हैं ना, तो इसके बदले बैंक ब्याज थोड़ी देगा, इसके बदले बैंक ब्याज नहीं देता। तो अपने बचत खाते में तो बैंक की तरफ से अपने को ब्याज दिया जाता है, चालू खाते में ब्याज नहीं दिया जाता। यह खाता व्यापारियों द्वारा खुलवाया जाता है। इसमें लगभग प्रतिदिन लेन देन होता रहता है। इस खाते में क्या होता रहता है, प्रतिदिन लेन देन होता रहता है, इसमें बैंक ब्याज नहीं देता, इसमें बैंक ब्याज नहीं देता। समझ गए बात। तो दूसरा खाता कौन सा हो गया, चालू खाता। तीसरा खाता अपन ऊपर लिख लेते हैं। तीसरा खाता जो था वो स्थायी जमा खाता था। बैंकों के कार्य ये आप उतार लेना, यहां तक मैं लगभग मिटा रहा हूं, ऊपर वाला मिटा देता हूं, ये वाला। तीसरा जो खाते का प्रकार बताया था मैंने आपको वो है क्या, स्थायी जमा खाता। देखो स्थायी जमा खाते में क्या होता है, एक बार बैंक में पैसे जमा करवाए जाते हैं और लंबी अवधि के लिए ये पैसे जमा करवाए जाते हैं। एफडी का नाम सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट। एफडी यही होती है, स्थायी जमा खाता ही। अब जैसे मेरे पास 50,000 रुपये, मैंने 50,000 रुपये बैंक में जमा करवा दिए, तो मेरी 50,000 रुपये क्या हो गई, एफडी हो गई। अब वो 50,000 रुपये में 5 साल बाद में लूँ, 10 साल बाद में लूँ, मतलब ये लंबी अवधि के लिए मैंने जमा करवाए हैं। 5 साल 10 साल बाद में जब मैं वापस निकलवाऊंगा ना तो बैंक मुझे ब्याज देगा। तो इसमें तो बताओ बैंक वालों को अपन ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया ना। तो बैंक सर्वाधिक ब्याज कौन से खाते पर देता है, स्थायी जमा खाते पर देता है। चालू खाते पर तो बिल्कुल नहीं देता, बचत खाते में थोड़ा बहुत ब्याज देता है और सर्वाधिक ब्याज किस पर देता है, स्थायी जमा खाता पर। इस खाते में एक बार रकम जमा करवाई जाती है, लंबी अवधि के लिए जमा करवाई जाती है और लंबी अवधि के बाद उसे निकलवा लिया जाता है। इस खाते में लंबी अवधि के लिए
एक रकम जमा करवाई जाती है, एक रकम जमा करवाई जाती है। जरूरी नहीं आप मेरी वाली लैंग्वेज लिखो, अगर आपके समझ में आ गया तो, और आप अगर आसान लैंग्वेज में लिख सको तो इसको लिख लेना। एक रकम जमा करवाई जाती है, फिर लास्ट में अपन लिख देना बैंक इस खाते पर सर्वाधिक ब्याज देता है, इस खाते पर सर्वाधिक ब्याज देता है। ये तो बैंक का पहला कार्य क्या हो गया, जमाएं स्वीकार करना। बहुत सिंपल सा है। बैंक हमारी जो भी बचत होती है उन बचत को अपन बैंक में जमा करवा सकते हैं, लेकिन जमा तभी करवाएंगे जब हमारा बैंक में क्या होगा, खाता होगा। और ये खाते कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। तो ये बैंक का पहला कार्य कंप्लीट। अब चलो दूसरा कार्य देखते हैं अपन। दूसरा बैंक का प्रमुख कार्य क्या बताया था मैंने, ऋण प्रदान करना। दूसरा जो बैंक का कार्य है वो क्या है, ऋण प्रदान करना। अब सुनना है, इसमें बैंक क्या होता है कि भाई विभिन्न कार्यों के लिए ऋण प्रदान करता है, जैसे कृषि के लिए, उद्योगों के लिए या अन्य कोई व्यवसाय के लिए ऋण प्रदान करता है। लेकिन इन सब में जो ब्याज दर होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कृषि कार्य के लिए तो ऋण प्रदान करता है बैंक, उसमें ब्याज दर सबसे कम होती है, क्योंकि बैंक को भी पता है कृषि पर ऋण ले रहा है कोई किसान ले रहा है तो किसानों की आर्थिक स्थिति वैसे भी कमज़ोर होती है। और उद्योग के लिए या व्यापार के लिए अगर कोई ऋण लेता है तो उसमें ब्याज दर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसमें अपन लिखेंगे बैंक विभिन्न कार्यों के लिए, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि के लिए ऋण प्रदान करता है, आदि के लिए ऋण प्रदान करता है। लेकिन इन सभी पर ब्याज दर अलग अलग होती है, इन सभी पर ब्याज दर अलग अलग होती है। ब्याज दर का मतलब समझिए, बैंक अगर अपने को पैसा देगा तो बदले में अपने से मूल रकम, मूल पैसा तो लेगा ही लेगा, उसके साथ बैंक उस पैसे पर क्या लेता है, अपने से ब्याज लेता है। तो इन सभी कार्यों के लिए बैंक अपने को ऋण दे सकता है और बदले में बैंक अपने से ब्याज लेगा। हर कार्य के लिए ब्याज दर क्या होती है, अलग अलग होती है। तीसरा कार्य, बैंक द्वारा बिल व चेकों का संग्रहण किया जाता है। तीसरा कार्य ये समझा दूंगा, इसको मैं 2 तक तो मैंने समझा दिया आपको, ये तीसरा समझा दूंगा अभी। बैंक द्वारा बीमा की किस्त का भुगतान किया जाता है, बीमा की किस्त का भुगतान किया जाता है। एक कार्य अपन ये लिख सकते हैं। लास्ट कार्य अपन लिखेंगे बैंक द्वारा बैंक द्वारा देखो हमारी जो भी मूल्यवान वस्तु होते हैं ना, उन मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए हमें लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। बैंक द्वारा हमारी मूल्यवान वस्तुओं को, मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपलब्ध करवाता है, लॉकर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
लॉकर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। अब समझना इसका मतलब, 2 पॉइंट तक अपन ने समझ लिए। इसका मतलब समझना, देखो बैंक में कई प्रकार के बिल भी जमा करवाए जाते हैं। बैंक उन बिलों का क्या करता है, संग्रहण करता है। बैंक चेक का भी संग्रहण करता है। चेक का मतलब होता है जैसे मैं किसी को राशि दे रहा हूं, अब मेरे पास केस नहीं है, मैंने मेरे नाम से एक चेक बना के दे दिया अगले को, समझ गए बात, मैंने मेरा चेक दे दिया और उस अगले के खाते के नाम पर दे दिया। अब वो अगला उस चेक को लेके जाएगा कहाँ, बैंक में। बैंक उस चेक को जमा कर लेगा और उस चेक के बदले मेरे खाते में से राशि काट कर उसके खाते में जमा करवा देगा, समझ गए बात। तो एक कार्य ये हो गया, बैंक द्वारा बिल व चेकों का संग्रहण किया जाता है। बैंक द्वारा बीमा की किस्त का भुगतान किया जाता है। जैसे मैंने एक गाड़ी खरीद ली, 10 लाख की मैंने गाड़ी ले ली, लेकिन मेरे पास इतना केस था नहीं। अब मेरे पास केस नहीं था तो मैंने उस गाड़ी का बीमा करवा लिया, समझ गए बात, इंश्योरेंस करवा लिया, ये मान लो आप। दोबारा देखते हैं इस उदाहरण को। इंश्योरेंस का मतलब मैं थोड़ा और वे में चला गया, दोबारा समझना इसको। मेरे पास एक गाड़ी है, अब गाड़ी का इंश्योरेंस या बीमा लगभग अपने को इसलिए करवाना पड़ता है ताकि उस गाड़ी का कोई नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई उस बीमा कंपनी द्वारा की जाती है, और उस बीमा की किस्तों का भुगतान भी किसके द्वारा किया जाता है, बैंक के द्वारा किया जाता है। और अगर हमारे पास कोई मूल्यवान या कीमती वस्तु है जिसको अपन घर पे नहीं रख सकते क्योंकि घर पे कोई चोरी वगैरह का डर रहता है, तो बैंक में जाते हैं, बैंक हमें एक लॉकर दे देता है, उस लॉकर में हम हमारी उस मूल्यवान वस्तु को रख सकते हैं। तो बैंक द्वारा लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। ये एक 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट, समझ गए बात। इसमें अपन ने अध्ययन किया है बैंकों के कार्यों का। अगला प्रश्न है, देसी बैंकर व्यवस्था पर लेख लिखिए। इस लेसन का 5वां प्रश्न है, देसी बैंकर व्यवस्था पर लेख लिखिए। अब पहले तो ये समझना देसी बैंकर व्यवस्था होती क्या है। देखो, कोई निजी व्यक्ति या फर्म क्यों जो बैंक की तरह कार्य करे उसे देसी बैंकर कहते हैं। कोई निजी व्यक्ति आप लिख लेना, जैसे भी ये निजी सही लिखते हैं वैसे। कोई निजी व्यक्ति या फर्म जो बैंक की तरह कार्य करे, बैंक की तरह कार्य करे उसे क्या कहते हैं, उसे देसी बैंकर कहते हैं। बताता हूँ, इसका अर्थ बताऊंगा आपको ढंग से। इसके बाद में अपन बात करेंगे देसी बैंकर के कार्य। अब समझना देसी बैंकर क्या होता है। अब जैसे मैं एक बैंक से लाइसेंस लेके एक बैंक की तरह का ऑफिस खोल के बैठ गया, समझ गए बात। मैंने मेरा ऑफिस कर रखा है। अब उस ऑफिस में जैसे आप बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हो ना, तो बैंक ने मुझे भी अधिकार दे रखा है, मैं भी वो आपके पैसे जमा कर सकता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर आपको ऋण भी दे सकता हूँ, आपके पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी करवा सकता हूँ, समझ रहे हो बात। बैंक भी तो ये कार्य करता है ना, पैसे जमा करना, ऋण देना, आपके पैसों को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करना, ये कार्य बैंक भी तो करता है ना। अब मैं बैंक ना होकर एक निजी व्यक्ति हूँ, निजी फर्म हूँ, लेकिन कार्य किसकी तरह कर रहा हूँ, बैंक की तरह कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहलाऊंगा क्या, देसी बैंकर। अब समझना, कोई निजी व्यक्ति, जैसे मैं कोई निजी व्यक्ति हूँ या मैंने कोई फर्म मतलब कोई समूह बना रखा है, निजी व्यक्ति या फर्म जो बैंक की तरह कार्य करे। अब मैं किसकी तरह कार्य कर रहा हूँ, बैंक वाले सारे कार्य कर रहा हूँ मैं, तो उसे देसी बैंकर कहते हैं,
समझ गए बात। अब देसी बैंकर के कार्य वो ही होंगे, एक तो वो जमाएं स्वीकार करता है, मतलब लोगों के पैसे जमा करवाता है। दूसरा, अगर किसी को ऋण की आवश्यकता पड़े तो वो कोई धरोहर रख लेता है अगले की। जैसे मैं देसी बैंकर के रूप में कार्य कर रहा हूँ, किसी को ऋण की आवश्यकता पड़ गई तो मैं अगले के डॉक्यूमेंट्स लूँगा या कोई मूल्यवान वस्तु रख लूँगा और उसके बदले उसको क्या दे दूँगा, ऋण दे दूँगा। पैसे ट्रांसफ़र करवाने पड़ेंगे तो पैसे भी ट्रांसफ़र करवा दूँगा। पहला कार्य तो हो गया जमाएं स्वीकार करता है। दूसरा सिंपल सा कार्य हो गया अपन वो क्या, संपत्ति को गिरवी रखकर, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे तो मैं किसी को दूंगा नहीं भाई। ऋण भी अगर कोई मेरे से कोई ऋण लेगा तो ऐसे कैसे दे दूंगा, उसकी कोई संपत्ति तो मैं गिरवी रखूंगा और गिरवी रखने के बाद उसको क्या दे दूंगा, ऋण दे दूंगा। संपत्ति गिरवी रखकर क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। एक कार्य बैंक की तरह का ये भी कार्य हो गया। तीसरा अपन ये लिख सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसे ट्रांसफर करवाता है, पैसे स्थानांतरण करवाता है। स्थानांतरण नहीं समझ में आए तो आप तो ट्रांसफर लिख देना, ट्रांसफर करवाता है। क्यों, एक ये कार्य हो गया देसी बैंकर का। अगला, अब बताओ जैसे मैं ये सारे कार्य कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बैंक वाले सारे कार्य करने के साथ साथ खुद का व्यवसाय या बिजनेस भी तो कर रहा हूँ। मैं कोई जनता की सेवा तो कर नहीं रहा, मुझे फायदा हो रहा है तभी मैं बैंक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो बैंक के कार्य करने के साथ साथ अपना व्यवसाय भी मैं कर रहा हूँ। तो चौथा कार्य लिख देंगे, बैंक के कार्य करने के साथ साथ स्वयं का व्यवसाय करता है। मतलब देसी बैंकर क्या करता है, बैंक के कार्य तो करता ही करता है सारे और खुद का व्यवसाय भी करता है। अब लास्ट अपन काम अपन इसका ये लिख सकते हैं कि ये जो देसी बैंकर है ना, अब देखो बैंक में तो इतनी भीड़ रहती है, बैंक में अपन ज़्यादा देर रुक के किसी कर्मचारी से बात भी नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। देसी बैंकर जो बैंक के रूप में कार्य तो देसी बैंकर भी तो कर रहा ना, अपन उससे ज़्यादा उसके पास जाकर आराम से उसके पास बैठकर बैंक संबंधी कार्यों की जानकारी ले सकते हैं, उससे सलाह ले सकते हैं। तो लास्ट कार्य लिखेंगे, यह अपने ग्राहकों को बैंक संबंधी कार्यों की जानकारी भी उपलब्ध करवाता है। यह अपने ग्राहकों को बैंक संबंधी कार्यों की जानकारी भी उपलब्ध करवाता है। ये क्या हो गया, देसी बैंकर व्यवस्था पर अपना लेख हो गया। इसका अर्थ लिखना है, इसके कार्य लिखने। लेख पूछे तो भी यही करना आपको, और हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज ये आ जाए, देसी बैंकर किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कार्यों का उल्लेख करो। तो इसमें कोई वर्णन करने वाले कार्य तो है नहीं, सिंपल अपने को पॉइंट टू पॉइंट ही कार्य लिखने हैं। तो अपना ये 5वां क्वेश्चन भी इस लेसन का कंप्लीट। अब इस लेसन के लास्ट पर्सन की अपन चर्चा करें। लास्ट पर्सन है स्वयं सहायता समूह। अब क्वेश्चन आगे कैसे भी आ जाए, स्वयं सहायता समूह क्या होता है, स्वयं सहायता समूह कैसे कार्य करता है, स्वयं सहायता समूह पर टिप्पणी लिखो, स्वयं सहायता समूह पर लेख लिखो, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हो। जो भी पर्सन बने आंसर एक ही होगा सबका। अब समझना इसमें क्या होता है, लगभग 15-20 लोग एक साथ मिलकर एक समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। देखो ऐसा समूह जो स्वयं की सहायता करे,
किस प्रकार का समूह होता है? एक ऐसा समूह जो खुद की सहायता कर रहा है, खुद का समूह बना लिया एक, और खुद एक दूसरे की क्या करते हैं, इसमें सहायता करते हैं। कैसे कर पाते हैं वो समझना आप लोग। 15-20 लोग बाग अपना एक समूह बना लेते हैं, एक जगह वो इकट्ठा होते हैं, और उसके बाद उनकी जो भी बचत होती है वो बचत वो एक जगह जमा करते जाते हैं। देखो, हम सामान्यतः हमारी जो भी बचत होती है वो बैंक में जमा करवाते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपनी जो भी बचत होती है वो खुद अपने पास किसी एक व्यक्ति को कह देते हैं कि भाई देख, सारी बचत है ना वो तेरे को जमा करवाई जाएगी। समझ के बात? तो ये जो स्वयं सहायता समूह होता है ये खुद अपनी बचत अपने पास ही एक स्थान पर जमा करता जाता है। अब इसके पास पैसे तो इकट्ठे हो गए, जैसे बैंक के पास खूब सारे पैसे इकट्ठे होते हैं वैसे इनके पास भी पैसे इकट्ठे हो गए। इसमें देखो, प्रत्येक व्यक्ति 25 रुपए से लेकर अधिकतम कितने भी रुपए जमा करवा सकता है। फिक्स कर देते हैं ये कि हाँ भाई अपन इतने रुपए प्रति महीने जमा करवाएंगे, तो कम से कम तो 25 रुपए होंगे। उसके बाद में चाहे कितने ही जमा करवाओ, चाहे महीने के 1000 करवाओ, चाहे 10,000 करवाओ, चाहे 20,000, चाहे 50,000। समझ के बात? तो 25 रुपए से लेकर अधिकतम कितने भी रुपए जमा करवा सकता है। अब इसका फायदा क्या होता है वो अपन देखेंगे। ये 1-2 बातें तो लिख लेते हैं पहले। पॉइंट वगैरह इसमें कोई बनते नहीं है, पैराग्राफ के रूप में ही आएगा। स्वयं सहायता समूह में लगभग 15 से 20 व्यक्ति होते हैं। 15 से 20 व्यक्ति होते हैं। ये नियमित रूप से अपनी बचत करते हैं तथा उस बचत को समूह में जमा करवाते जाते हैं। समूह में जमा करवाते जाते हैं। इसमें 25 रुपए से लेकर अधिकतम कितने भी रुपए जमा करवाए जा सकते हैं। यहां तक मैंने आपको बता दिया। यहां तक मुझे जहां तक लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में देखो फायदा क्या होता है इन्हें। अब इस समूह में से ही किसी व्यक्ति को हो सकता है पैसों की जरूरत हो गई, तो अब वो व्यक्ति ऋण लेने या कर्ज लेने के लिए बैंक के पास नहीं जाएगा, वो इस समूह में से ही कर्जा ले लेगा। बदले में अब कर्जा ले लिया, जैसे 1 लाख रुपए का कर्जा ले लिया, 6 महीने के लिए ले लिया, 6 महीने बाद वापस लौटाने पड़ेंगे। वापस लौटाएगा तो वो थोड़ा ब्याज भी देगा। लेकिन अब फायदा क्या हुआ इसमें, क्योंकि बैंक से पैसा लेते हैं परंतु बैंक हमारे से ज्यादा ब्याज लेता है, जबकि अगर हम इस समूह के सदस्य हैं, ये समूह जो होता है ना ये अपने सदस्यों को ही कर्जा देता है। ये नहीं कि हर किसी को ही कर्जा देते, समूह को के सदस्य को ही कर्जा देगा। और फायदा उस सदस्य को ये होगा कि ये ब्याज बहुत कम लेता है। बैंक से अपन ऋण लेते हैं, कर्जा लेते हैं तो बैंक ज्यादा ब्याज लेता है, जबकि ये स्वयं सहायता समूह ब्याज बहुत कम लेता है। तो एक लाइन अपन ये लिख देते हैं। अब यहां से पैराग्राफ चेंज कर देना। यदि समूह के किसी सदस्य को कर्ज लेने की आवश्यकता पड़े, ऋण लिख दो चाहे कर्ज लिख दो, आवश्यकता पड़े, तो वह इस समूह में की गई बचत से कर्ज ले सकता है। इस कर्ज के बदले, मतलब जो भी उसने कर्जा लिया, कर्ज के बदले उसे
ब्याज भी देना पड़ता है। लेकिन यह ब्याज बहुत कम होता है। लेकिन यह ब्याज बहुत कम होता है। समझ गए बात। अगर उसको कर्जे की आवश्यकता पड़े, पैसों की आवश्यकता पड़े एक समूह के किसी सदस्य को, तो वह समूह से क्या ले सकता है, कर्जा ले सकता है, लेकिन बदले में उसको उस कर्जा तो देखो चुकाना ही पड़ेगा, उसके साथ उसको ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, लेकिन ये ब्याज बहुत कम होता है। अब इसके बाद में आगे और सुनना, अगर यह समूह 1 या 2 वर्ष तक लगातार नियमित रूप से सही तरीके से कार्य करता है तो फिर यह समूह भी बैंक से कर्जा ले सकता है। समझ गए बात। अब आप सोचोगे कि भाई ये तो खुद भी तो बचत करें, बैंक से कर्जा लेने की कहाँ आवश्यकता है। अब समूह में जैसे 15-20 लोग थे, अब वो चाहते हैं कि अब अपन अपना व्यवसाय और स्टार्ट करें, थोड़ा व्यवसाय बिजनेस को बढ़ाएं, तो सबको लोन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये समूह किससे कर्जा ले सकता है, बैंक से कर्जा ले सकता है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, समूह के सदस्य जो होते हैं ना, वो अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा होता है इसमें। यदि यह समूह 1-2 वर्ष नियमित रूप से कार्य करता है, नियमित रूप से कार्य करता है, तो फिर यह समूह क्या कर सकता है, बैंक से भी ऋण ले सकता है। अब बैंक, ध्यान रखना, ऋण किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं देगा, बैंक उस समूह के नाम पर ही ऋण देगा। जो समूह का नाम होगा, जैसे समूह बनाया, ये मान लेते हैं उस समूह का नाम है जीबी एजुकेशन, समझ रहे हो बात। तो किसी व्यक्ति को, पर्सनल व्यक्ति को ऋण नहीं देगा बैंक, बैंक ऋण किसको देगा, उस जीबी एजुकेशन वाला जो समूह है उस समूह के नाम पे ऋण देगा। तो आगे लिखते जाना, बैंक यह ऋण समूह को देता है, ना कि समूह के किसी सदस्य को, ना कि समूह के किसी सदस्य को। अब बैंक ने तो ये ऋण दिया किसको, पूरे समूह को। अब समूह के सदस्य इस ऋण के उपयोग से अपना छोटा मोटा कोई उद्योग, व्यवसाय या कृषि कार्य शुरू कर सकते हैं। अब समूह के सदस्य इस ऋण से अपना कोई व्यवसाय, उद्योग या कृषि कार्य शुरू कर सकते हैं। ये हो गया किसका उल्लेख, स्वयं सहायता समूह का। तो बहुत अच्छा है ये। आजकल क्या है कि गांव में अपने को देखने को मिलता है, गांव में 15-20 महिलाएं ज़्यादा करती हैं। ये महिलाएं इकट्ठा होकर अपना स्वयं सहायता समूह बना लेते हैं। महिलाओं को बनाने में फ़ायदा ये होता है कि महिलाओं का अगर ये कोई स्वयं सहायता समूह होता है, वो अगर बैंक से ऋण लेता है तो बैंक उसे बहुत कम ब्याज पर ऋण देता है। समझ गए बात। तो ये अपना क्या हो गया, स्वयं सहायता समूह। और इसी के साथ अपना जो 17वां लेसन था, आज का जो लेसन था, उसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट और ये लेसन भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपनी चर्चा होगी 18वें लेसन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।